मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि इसका नाम है बैंकिंग फाइनल अकाउंट फॉर्मेट। ठीक है, तो हम बैंकिंग फाइनल अकाउंट फॉर्मेट के तीसरे वीडियो में हैं। तो अगर किसी ने हमारे वीडियो का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा होगा, डायरेक्टली तीसरे पार्ट पे आए होंगे, तो उन सब से मेरी विनती है कि वो क्या करे, हमारा पहला पार्ट देखे, दूसरा पार्ट देखे और फिर ये तीसरा पार्ट देखे। अगर वो पहला और दूसरा पार्ट देखेंगे तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया था, पहले पार्ट में हमने क्या देखा था, बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, पुराने बैलेंस शीट में नए बैलेंस शीट में क्या फ़र्क है। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था, शेड्यूल नंबर 1 से लेके शेड्यूल नंबर 5 देखे थे, और शेड्यूल नंबर 1 से लेके शेड्यूल नंबर 5 में आने वाले आइटम देखे थे। अभी शेड्यूल नंबर मतलब आपको थर्ड वीडियो में बता देता हूँ, सिंपल में मतलब सीरियल नंबर, जो उसको नंबर दिए जाते हैं वो नंबर। तो हमने हमारे पहले वीडियो में शेड्यूल नंबर 5 तक देखा था। उसके बाद में हमने हमारे दूसरे वीडियो में शेड्यूल नंबर 6 से लेके शेड्यूल नंबर 12 देखे थे, और ये शेड्यूल नंबर 1 से लेके शेड्यूल नंबर 12, जो टोटल 12 शेड्यूल है वो किसके हैं, बैलेंस शीट के, वो हमने पहले और दूसरे वीडियो में देख ली है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अभी ये समझने के बाद में अभी ये बात याद रखो कि अभी हम हमारे इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखने वाले हैं। तो हमने वहाँ पे क्या देखा था कि जो हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसको फॉर्म ए कहते हैं, और ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है उसको फॉर्म बी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्म बी। क्या, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, फॉर्म बी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अभी हमने क्या करना होता है, एग्जाम्पल छुड़ाते टाइम पे लिखना होता है फॉर्म बी, उसके नीचे लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद में लिखना होता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्योंकि हमने पहले एग्जाम्पल से शुरुआत की थी। करंट ईयर मतलब क्या है, जिस साल हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं वो, यानी समझो 19-20, तो 2020 हमारा करंट ईयर का एंडिंग है। तो 19-20 हमारा करंट ईयर हुआ, तो प्रीवियस ईयर क्या है, 18-19, ये हमने पहले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो इसके बाद में हमारे कितने कॉलम होते हैं, 4 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम को हम नाम नहीं देते, दूसरा शेड्यूल नंबर, तीसरा करंट और चौथा प्रीवियस। ये हमने सारी बातें पहले वीडियो में देखी थी। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड कर लेता हूँ। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में देखेंगे कि सबसे पहले हमारा हेड क्या होता है, इनकम। क्या हेड होता है, इनकम। इसमें 2 टाइप की इनकम आती है, एक इंटरेस्ट अर्न और दूसरी अदर इनकम। ठीक है, जो इंटरेस्ट अर्न होता है इसको शेड्यूल नंबर 13 कहा जाता है, और जो अदर इनकम होता है उसको शेड्यूल नंबर 14 कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि आपको कोई भी एंगल से ऐसा लगे कि ये बैंक की एक तरह की इनकम है, तो वो इनकम 2 ही जगह जा सकती है, एक शेड्यूल नंबर 13 और एक शेड्यूल नंबर 14। तो अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे शेड्यूल नंबर 13 और शेड्यूल नंबर 14, इनमें बेसिकली क्या आता है। ठीक है, तो क्या क्या आता है ये डिटेल में देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे शेड्यूल नंबर 13, ये हमारा वर्किंग नोट बनाने का फॉर्मेट भी है, वर्किंग नोट भी हम ऐसे ही बनाते हैं। तो शेड्यूल नंबर 13 लिखेंगे, इंटरेस्ट अर्न लिखेंगे, और इसमें क्या क्या आता है वो देखेंगे। तो देखिए शेड्यूल नंबर 13 में बेसिकली जैसे कि हम नाम देख रहे हैं इंटरेस्ट अर्न, यानी ये एक तरह की बैंक की इनकम है। अगर बैंक को कोई भी इनकम हो कि जो इंटरेस्ट के वे से आ रही है, कौन से वे से, इंटरेस्ट के वे से, यानी इंटरेस्ट के जरिए आ रही है, तो वो कहाँ पर जाती है, शेड्यूल नंबर 13। याद रखना है कि जो भी हमारी इनकम अगर होती है वो अगर हमें इंटरेस्ट के ज़रिए आती है बैंक के लिए, तो वो शेड्यूल नंबर 13 में जाएगी। तो इसमें क्या क्या आता है कि इनकम और इंटरेस्ट अगर इन्वेस्टमेंट से मिला है वो शेड्यूल नंबर 13 में जाता है। उसके बाद में इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट उनको मिला है, वो आरबीआई में बैलेंस रखे या किसी और बैंक में बैलेंस रखे, उनको इंटरेस्ट मिला है, तो वो इंटरेस्ट भी शेड्यूल नंबर 13 में जाता है। अगर उनको इंटरेस्ट मिलता है किसी को एडवांस दे के, यानी लोन, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, अगर वो देने के बाद भी बैंक को कोई इंटरेस्ट मिलता है, यानी बैंक उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज करती है और उसके ज़रिए उसको इनकम होती है, तो वो इंटरेस्ट भी किस में आएगा, शेड्यूल नंबर 13। उसके बाद में डिस्काउंट ऑन बिल्स और बिल डिस्काउंटेड, अगर ऐसा कोई आइटम रहेगा और अगर कोई ऐसी इनकम रहेगी,
इंटरेस्ट की जो ऊपर नाम में नहीं आई वो अदर इंटरेस्ट में जाती है। तो हमें यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर बैंक को कोई भी इनकम होती है, याद रखो मेरे, बैंक को कोई भी इनकम होती है और अगर वो इंटरेस्ट के ज़रिए होती है तो वो किस में जाएगी, शेड्यूल नंबर 13। तो आपको बेसिकली थोड़ा सा ओवरऑल समझने के लिए मैंने वो 4-5 आइटम लिखे, जैसे इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट वगैरह। जैसे आपको ऐसे कोई आइटम दिखता है तो आपको क्या याद रखना है, डायरेक्टली शेड्यूल नंबर 13। ठीक है, तो आपको शेड्यूल नंबर 13 में कौन सा आता है, समझा। हाँ, अभी आपको ये बात याद रखना है, अगर आपको कोई इनकम इंटरेस्ट के सिवा आती है, बट वो बैंक के लिए क्या है, बेसिकली इनकम है, बट वो इंटरेस्ट के जरिए नहीं है, इंटरेस्ट के अलावा है, इंटरेस्ट छोड़कर है, तो वो इनकम काय में जाएगी, शेड्यूल नंबर 14। इसके लिए हमने उसको नाम क्या दिया है, अदर इनकम। याद रखेंगे, उसको हमने नाम क्या दिया है, अदर इनकम। शेड्यूल नंबर 14 क्या होता है, अदर इनकम। ओके, तो शेड्यूल नंबर 14 में याद रखना है, बैंक को मेन इनकम इंटरेस्ट के जरिए छोड़ के जो भी आती है वो शेड्यूल नंबर 14 में जाती है। वो इनकम फॉर एग्जांपल हम पकड़ेंगे, बैंक को कोई कमीशन मिलता है, एक्सचेंज और ब्रोकरेज मिलता है, उसके बाद में कंपनी, बैंक को, कंपनी बोल रहा हूँ सॉरी, बैंक को समझो प्रॉफिट होता है, किसके ज़रिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचकर, फिक्स एसेट बेचकर या अदर एसेट बेचकर कोई प्रॉफिट होता है, वो भी बैंक की क्या है, अदर इनकम। अगर समझो बैंक को प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट करके, इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन करके यानी नई प्राइस निकाल के, तो वो भी क्या है, एक तरीके की शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम है। उसके बाद में बैंक को कोई डिविडेंड मिलता है किसी सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर में पैसे लगाकर, तो वो भी एक तरीके की अदर इनकम है। और अगर कोई इनकम ऊपर की किसी में नहीं आती है तो वो किस में जाती है, एनी अदर इनकम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमें क्या करना है, बेसिकली जो इनकम है और जो प्रॉफिट है वगैरह जो भी है वो उसको ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद में अदर इनकम में एक एडजस्टमेंट आती है, जैसे कि हम प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं, याद रखिए, अदर इनकम में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं। वैसे ही जो चीज़ों से हमें प्रॉफिट हो सकता है उन चीज़ों से हमें क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। कि जैसे हमने देखा था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन से और एक्सचेंज से हमें प्रॉफिट हो रहा था, वैसे उससे क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो हमें याद रखना है शेड्यूल नंबर 14 में जो हमारी प्रॉफिट और ऊपर की इनकम है उनकी टोटल में से नीचे की जो ये 3 अमाउंट दिख रही है, लेस 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 बोल के, उन 3 अमाउंट को क्या करना है, लेस। फॉर एग्जाम्पल ऊपर की टोटल आई 1,50,000, उसमें से नीचे की अमाउंट है 10,000, तो ये माइनस करेंगे, 1,50,000 में से 10 गए, बचे कितने, 1,40,000। ये जो भी अमाउंट आएगी वो कहाँ जाएगी, शेड्यूल नंबर 14। आपको याद कैसे रखना है, जो ऊपर के आइटम है ना, कमीशन से लेके एनी अदर इनकम, ये प्लस में नॉर्मल 14 होता है, और जो नीचे वाले 3 आइटम है वो -14 होता है। ठीक है, -14। ठीक है, ओके। तो आपको 13 शेड्यूल नंबर, 14 शेड्यूल नंबर समझा होगा। ओके, अभी चलते हैं हम शेड्यूल नंबर 15 पे। हाँ, एक मिनट, शेड्यूल नंबर 15 पे जाने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मेट पे जाएंगे, क्योंकि हम शेड्यूल नंबर 13 और 14 देख रहे थे। तो अभी हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारी जो पहली हेडिंग इनकम थी, उस इनकम में शेड्यूल नंबर 13 शेड्यूल नंबर 14 लिखेंगे। उसके वर्किंग नोट्स, जैसे मैंने आपको पिछले बताया, वर्किंग नोट्स बनाएंगे। उसकी जो भी टोटल अमाउंट आएंगी वो करंट ईयर में लिखेंगे, और करंट ईयर में ही 13 और 14 की क्या करेंगे, टोटल करेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। उसके बाद में हम दूसरा हेड क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर। क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या, खर्चा। अब इन खर्चों में बेसिकली 3 खर्चे आते हैं, पर उसमें से सिर्फ 2 को नंबर दिए हैं, शेड्यूल नंबर दिए, एक को नहीं दिया है। एक को मैंने खुद ने दिया है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो, याद रखो, शेड्यूल नंबर 15 क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, या इसको कहा जाता है इंटरेस्ट पेड। याद रखिए बच्चों, आप यहाँ पे एक गलती हमेशा करते हैं, इंटरेस्ट अर्न और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कंफ्यूज होते हो। ऊपर का जो शेड्यूल नंबर 13 था, इंटरेस्ट अर्न, वो हमारी इनकम थी। ठीक है, तो हमारी इनकम होगी तो शेड्यूल नंबर इंटरेस्ट के जरिए 13 में जाएगी, और अगर हमारा इंटरेस्ट पेड है, एक्सपेंडिचर है, तो शेड्यूल नंबर 15 में जाएगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और इंटरेस्ट पेड कहा जाता है शेड्यूल नंबर 15। अगर कोई और एक्सपेंसेस है जो इंटरेस्ट का नहीं है बट और है, ऑपरेशन के लिए या मेंटेनेंस के लिए वो खर्च हो रहा है, तो वो शेड्यूल नंबर क्या में जाता है, 16। याद रखना है, शेड्यूल नंबर 16 क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद में एक आइटम और आता है एक्सपेंडिचर में, उसे कहा जाता है प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी। क्या कहा जाता है,
प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी, यानी ये कंडीशनल एक्सपेंडिचर होते हैं या प्रोविजंस होती है तो वो लिखा जाता है, बट उसके लिए शेड्यूल नंबर नहीं होता है, बट अमाउंट कंसीडर की जाती है। यानी एक्सपेंडिचर में कितने आइटम होते हैं, 3, और इन तीनों की टोटल करके टोटल लिखी जाती है। अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली देखेंगे कि तीनों में 15 में क्या आता है, 16 में क्या आता है। और ये प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी को आप टिक याद रखिए, पी एंड सी, पी मतलब प्रोविजन एंड सी मतलब कॉन्टिजेंसी, पी एंड सी, ठीक है। तो अभी हम उसमें देखेंगे क्या क्या आता है। तो अभी चलेंगे हम शेड्यूल नंबर 15, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शेड्यूल नंबर 15, क्या नाम है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। कितने कॉलम है, 2, पर्टिकुलर और अमाउंट। इसमें क्या क्या आ सकता है, तो बेसिकली आपको जैसे मैंने ऊपर बताया था, आपको कोई भी इनकम होती है इंटरेस्ट के जरिए तो वो इंटरेस्ट अर्न में 13 नंबर में जाएगा। तो वैसे ही आप किसी भी चीज़ के लिए इंटरेस्ट पेड करते हैं, ठीक है, या एक्सपेंड करते हैं, तो आपका वो जो भी इंटरेस्ट पेड होगा वो जाएगा शेड्यूल नंबर 15 पे। आप इंटरेस्ट किस किस चीज़ पे दे सकते हैं, एफडी पे दे सकते हैं, सेविंग डिपॉजिट पे दे सकते हैं, करंट डिपॉजिट पे दे सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट पे। यानी ये जो हमारे 4 टाइप ऑफ डिपॉजिट हमने शेड्यूल नंबर 3 पे देखे थे ना, तो उन डिपॉजिट का अगर समझो कोई भी इंटरेस्ट हमने दिया है तो वो शेड्यूल नंबर कितने में आएगा, 15। यानी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कोई भी टाइप का डिपॉजिट हो तो वो किस में आएगा, शेड्यूल नंबर 15। उसके बाद में हमने इंटरेस्ट समझो बोरोइंग पे दिया है तो वो भी शेड्यूल नंबर 15 में आएगा। बोरोइंग 2 टाइप की हो सकती है, एक अदर बैंक या आरबीआई से, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, एक अदर बैंक से हो सकती है या आरबीआई से भी हो सकती है। ओके, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड आपको समझ में आया होगा, ये हमारा शेड्यूल नंबर 15 था। तो हम क्या करेंगे, जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के आइटम दिखेंगे वो शेड्यूल नंबर 15 में लिखेंगे, उनकी टोटल करेंगे और वो फॉर्मेट में लिखेंगे। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया शेड्यूल नंबर 15 तक। चलो अभी हम चलते हैं जो हमारा सबसे बड़ा शेड्यूल है और सबसे ज़्यादा आने वाले आइटम है शेड्यूल नंबर 16। आपको राइट हैंड साइड को शेड्यूल नंबर 16 दिख रहा होगा, तो आप ध्यान से शेड्यूल नंबर 16 देखिए। शेड्यूल नंबर 16 में सबसे ज़्यादा आइटम है, बट आपको यह आइटम समझने से पहले मैं एक सिंपल में बताता हूँ। हमने बेसिकली क्या देखा था कि हमारा दूसरा हेड क्या था, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में कितने चीज़ें आ रही थी, 3 कौन सी आ रही थी, एक ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, दूसरा ऑपरेटिंग और तीसरा प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे याद रखना है कि बैंक को ऑपरेट करने के लिए यानी बैंक को चलाने के लिए जो कोई खर्चा आएगा, जो इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट छोड़कर एक खर्चा, वर्ड मेरा क्या है, एक्सपेंसेस आएंगे, वो सारे के सारे खर्चे शेड्यूल नंबर 16 में जाएंगे। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, हमारे एम्प्लॉय से रिलेटेड हम अगर कोई पेमेंट करेंगे या प्रोविजन करेंगे, वो पेमेंट एंड प्रोविजन एम्प्लॉयज़ की रहेंगी। फॉर एग्जांपल सैलरी हो सकती है, अलाउंसेस हो सकता है, बोनस हो सकता है, या अदर कोई चीज़ है जो हमने एम्प्लॉयज़ को दिया है, तो ये हमारा बैंक चलाने के लिए खर्चा ही है ना, तो ये खर्चा किस में आएगा, शेड्यूल नंबर 16, याद रखना है, ठीक है। शेड्यूल नंबर 16 में और क्या आएगा, रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग, यानी रेंट का खर्चा, टैक्सेस का खर्चा और लाइटिंग का खर्चा होगा तो वो भी आएगा। उसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा भी आएगा। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए और पब्लिसिटी करने के लिए जो खर्चा आएगा वो भी शेड्यूल नंबर 16 में आएगा। उसके बाद में डायरेक्टर फी, अलाउंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस, यानी डायरेक्टर से रिलेटेड आइटम भी शेड्यूल नंबर 16 में आएंगे। ऑडिटर की फ़ी होगी और उसके कुछ खर्चे होंगे, वो भी 16 नंबर में आएंगे। लॉ यानी हमारा लीगल कुछ खर्चा होगा कोर्ट वगैरह के चक्कर का, तो वो खर्चा भी 16 नंबर में आएगा, क्योंकि ये भी एक तरीके का किसके लिए खर्चा है, ऑपरेशन के लिए ही खर्चा है, यानी बैंक चलाने के लिए खर्चा है, ठीक है। तो ये खर्चे इसमें आएंगे। उसके बाद में पोस्टेज का खर्चा, टेलीग्राम का खर्चा, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, याद रखना है डेप्रिसिएशन, ठीक है। यानी बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था ना, तो हमारे डेबिट साइड जो हम खर्चे लिखते थे ना, वो 90% खर्चे हमारे शेड्यूल नंबर किस में आते हैं, 16 में, और जो बचे 5-10% है वो 15 और पीएनसी में जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है ऑपरेटिंग खर्चे, उसमें क्या क्या आता है, और डेप्रिसिएशन आता है, आरडीडी आता है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड आता है, जनरल एक्सपेंसेस आता है, और मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, यानी कोई ऊपर नहीं बैठा वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बेसिकली आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इन सारे आइटम्स को याद रखना है कि ये सारे आइटम्स आते हैं। ये आइटम आने के बाद में आपको एक याद रखना है कि इन आइटम की सबकी टोटल करना है, और उसमें से समझो आपको कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक
पोस्टल का, स्टैम्प का और स्टेशनरी का अगर आता है क्लोजिंग स्टॉक, तो इन सब की टोटल में से वो माइनस करना है। जैसे हमने ऊपर में देखा ना, हमारे सारे प्लस वाली अमाउंट हम प्लस करेंगे, उसके बाद में लेस वाली अमाउंट क्या करेंगे, हम उसमें से माइनस करेंगे, और जो हमारी टोटल आएंगी वो कहाँ पे लिखेंगे, शेड्यूल नंबर 16 पर लिखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे शेड्यूल नंबर 16 भी समझ में आया होगा, और याद रखना है शेड्यूल नंबर 16 में कौन कौन से आइटम आते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर 16 के बाद हमारे एक्सपेंडिचर का थर्ड हेड कौन सा था, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी। प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी मतलब क्या, याद रखिए कि हमारे कोई भी प्रोविजन हो और कॉन्टिजेंसी हो जो हमारे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, तो वो क्या आएगी, पीएनसी में। मैंने आपके एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखा है, यानी टैक्सेशन के लिए हमने की हुई प्रोविजन वो पीएनसी में आएगी। ठीक है, और दूसरा और कौन सा आइटम आएगा, आरडीडी। ठीक है, तो ये दोनों एक तरह की क्या है, प्रोविजन है। ऐसा कोई प्रोविजन होता है तो वो प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी में जाएगा, और उसकी टोटल करके हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, बेसिकली फॉर्म बी में जो हमारा हेडिंग था एक्सपेंडिचर, उस एक्सपेंडिचर के 15, 16 और पीएनसी में जो टोटल आई है ना हमारी वर्किंग की, वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा? ठीक है, समझ में आया है? ओके, समझ में आया है? नहीं समझ में आया तो ये वीडियो वापस से देखो, क्योंकि मैं आपको अभी ये जो बातें बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा यार सर तो बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, बट ये कहने के पीछे मेरा एक रीज़न है। आपको अगर फॉर्मेट और फॉर्मेट के आने वाले हेड के अंदर या शेड्यूल के आने वाले अंदर जो आइटम्स है, अगर वो याद नहीं हो पाए तो आप एग्जाम्पल छुड़ा नहीं सकते। ठीक है, आपको यहाँ तक 16 तक समझ में आया? आपको मैंने क्या बताया, 13 बताया, 14 बताया, 15 बताया और 16 बताया। याद रखना है आपको। अभी देखो, मैं अभी ये जो बात बता रहा हूँ ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने एक बात देखी है, ये चीज़ समझ में आती ही नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 13 और 14 की टोटल करनी है। उसके बाद में एक्सपेंडिचर में 15, 16 और प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी की टोटल करनी है, और ये जो टोटल आएगी, ठीक है, इनकम की टोटल जो आएगी वो एक्सपेंडिचर की टोटल में से माइनस करनी है। और जो डिफरेंस आएगा, अगर इनकम बड़ी है तो प्रॉफिट आएगा, इनकम छोटी है या ना आने वाली अमाउंट माइनस है तो क्या आएगा, लॉस आएगा। बेसिकली आपको पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर किया, प्लस अमाउंट आई तो प्रॉफिट, अगर माइनस अमाउंट आई तो लॉस। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा ये जो थर्ड हेड है, तो ये थर्ड हेड में क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हेड करते हैं। इसमें दो चीज़ें आती है, मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, आप याद रखो। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बोल के आता है। क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हेडिंग में सबसे पहले प्रीवियस ईयर का अगर कोई प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बोल के आता है, पिछला होता है। ठीक है, उसका कुछ नहीं, वो जैसे कि वैसे ट्रांसफर होता है, वो एग्जाम्पल में दिया होता है। और जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर और नेट लॉस फॉर द ईयर जो आपको दिख रहा है वहाँ पे, वो ऊपर के डिफरेंस से आता है, यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस किए तो आता है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना होता है, शेड्यूल ये थर्ड हेडिंग में पिछला प्रॉफिट प्लस अभी का आया नया नेट प्रॉफिट, इन दोनों की टोटल करनी है और टोटल में लिखना है। ठीक है, तो आपकी ये थर्ड की टोटल होगी, थर्ड हेडिंग की टोटल होगी। ओके, इसके बाद में आपको याद रखना है आपकी फोर्थ हेडिंग जो है एप्रोप्रिएशन है। क्या है, एप्रोप्रिएशन। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, आपको क्या करता हूँ, एप्रोप्रिएशन डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग आप ये समझिए कि आपका जो भी प्रॉफिट आया पिछले साल का प्लस इस साल का, इसमें से जो टोटल प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट में से आपने जो भी अमाउंट उठा के रखी, यानी अप्रोप्रिएट की, उठा के रखी, या जो भी एडजस्टमेंट की, वो यहाँ पे लिखी जाती है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन में याद रखना है ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको शेड्यूल नंबर 2 में बताया था कि वो 20% होता है। कितना होता है, 20%। जो भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा ना, या लॉस का तो नहीं किया जाता, याद ही रखिए, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व सिर्फ प्रॉफिट का किया जाता है। अगर लॉस आता है तो 20% नहीं होता है, बट अगर प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट, 20% लिया जाता है, कंपलसरी। ये बैंकिंग का रूल है। ठीक है, उसके बाद में अदर कोई रिजर्व होगा, या गवर्नमेंट को या प्रपोज डिविडेंड बोल के समझो उन्होंने उठा के रखा होगा, तो ये सारे तीनों चीज़ें अप्रोप्रिएशन में आती है। अभी एक बात ध्यान में रखो, आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जो आपकी थर्ड की हेडिंग की टोटल आती है, उसमें से जो भी आपके अप्रोप्रिएशन होंगे, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, ट्रांसफर टू गवर्नमेंट और प्रपोज, ये तीनों को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल
यानी प्रीवियस मिला के और प्रीवियस और अभी की मिला के, दोनों मिला के आपकी थर्ड हेडिंग की टोटल समझो 5 लाख रुपए। कितने? 5। उसमें से आपने स्टैच्यूटरी को, अदर रिजर्व को और प्रपोज को समझो 1 लाख लेकर गए, तो कितना बचा? 5 में से 1 गए, कितने बचे? 4 लाख रुपए। तो आपके बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट में कितने आएंगे? 4 लाख रुपए आएंगे। कितने आएंगे? 4 लाख रुपए। और आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ये जो भी आप अप्रोप्रिएशन में अमाउंट लिखते हैं वो सारी के सारी अमाउंट, तकरीबन सारी के सारी अमाउंट, यानी फॉर एग्जांपल स्टैच्यूटरी, अदर और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, ये हमको क्या करना होता है? शेड्यूल नंबर 2 में ट्रांसफर करना होता है। कहाँ पे? शेड्यूल नंबर 2 में। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये याद रखो कि एप्रोप्रिएशन में जो सारी अमाउंट होती है प्रपोज डिविडेंड छोड़कर, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड छोड़कर जो अदर रिजर्व वगैरह होते हैं ना, उन सारी अमाउंट को हमें शेड्यूल नंबर 2 में ले जाना होता है। फिर शेड्यूल नंबर 2 क्लोज होता है, उसकी अमाउंट फिर जो फॉर्मेट है ना शेड्यूल नंबर 2 के फॉर्मेट में जाती है और फिर बैलेंस शीट टैली होती है। वैसे टैली नहीं होती, यानी इसका मतलब देखा जाए तो हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस ही छुड़ाते हैं, उसके सिवा हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होती। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अभी आपको मैंने क्या किया, बेसिकली क्या बताया? फॉर्म बी बताया। फॉर्म बी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 13, 14, 15, 16 और नीचे के जो प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन के हेड बताए। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार ये वीडियो वापस से देखें। फिर भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे क्या करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में बताने के बाद मुझे पॉसिबल होगा तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। और अगर आपको फिर भी नहीं मेरे कमेंट सेक्शन में बताने के बाद नहीं समझ में आया तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। आपको उस स्लाइड शो में मेरा फ़ोन नंबर भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप सभी का ये वीडियो मेरा सुनने के लिए थैंक यू।